बात करते हैं श्रीलंका को लेकर, जहां पर हालात बड़ी तेजी से पटरी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। स्पीकर ने गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। उससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदभार को संभाला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, और 22 जुलाई को नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। यह खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं वो रानिल विक्रमसिंघे होंगे। आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में चीजें पटरी पर आ रही है। रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार जो है वो संभाल लिया है। बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले ही मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, पद की और गोपनीयता की। और इस शपथ के बाद से, चूंकि अनुच्छेद 40 के तहत ये प्रक्रिया है कि अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, तो अब वो उस औपचारिकता के बाद, चूंकि स्पीकर असमंजस में थे बीती रात इस्तीफा मिलने के बाद कि असली है या नहीं है, कहीं कोई गलती है कि नहीं, तो विशेष विमान के जरिए ये उनका जो असली सिग्नेचर है वो मंगाया, और जो सिंगापुर में श्रीलंका की एम्बेसी है वहां से जब सिग्नेचर आया उसको वेरीफाई कराया गया। तब आज सुबह उन्होंने लगभग 10 बजे घोषणा की कि ये दस्तखत असली है और इस्तीफा औपचारिक है। उसके बाद आगे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ है, और जैसे ही ये घोषणा हुई है कि गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है, कोलंबो में कई जगहों पर जो है इस समय सेलिब्रेशन हो रहा है। जहां जहां प्रदर्शनकारी, खासकर गालफेस जो इलाका थे, गालफेस पे लोग जमा हुए और वहीं पर जो है जश्न होने लगा। रात में ही जश्न शुरू हो गया था, और उसके बाद से अब जो प्रक्रिया है उसके तहत स्पीकर ने 1 सप्ताह का समय दिया है। इस 1 सप्ताह के भीतर जो है, यानी आप ये समझें कि 22 तारीख को श्रीलंका को उसको नया प्रधानमंत्री, नया राष्ट्रपति और एक नई सरकार मिल जाएगी। यानी आज का सवेरा श्रीलंका में आने वाली स्थिरता को दर्शा रहा है। जो अस्थिरता, असमंजस की स्थिति थी यहाँ पर, उससे अब शायद ये मुल्क बाहर निकलेगा। हालांकि सवाल कई सारे खड़े हैं कि जो राजनीतिक स्थिति में अगर सुधार आया है तो क्या आर्थिक स्थिति भी इतनी जल्दी सुधरेगी। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अब जब नई सरकार आएगी तो कुछ समय उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी जश्न का माहौल है, उनके लिए एक लंबी लड़ाई थी। अगर मैं कहूं कि मार्च से वो सड़कों पर उतरे थे, और खासकर जो गोलफेस इलाका है, जो राष्ट्रपति का कार्यालय है, जो एपी सेंटर है इस प्रदर्शन का, आप ये कोई बता दो कि आज 98वां दिन है। यानी आज पूरे 98 दिन पूरे हो गए हैं उस एपी सेंटर पर हजारों प्रदर्शनकारियों के, जहां वो जमा थे। और जैसे ही वो प्रदर्शन शुरू हुआ, आज उनके लिए एक विजय का माहौल है, आज उनके लिए वो सेलिब्रेशन का माहौल है। नहीं तो जरा आशुतोष ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि ये आज की जो सुबह है ये श्रीलंका के लिए, श्रीलंका में प्रदर्शन करने वालों के लिए एक उम्मीद की सुबह है? ये उम्मीद की भी जगह है और ये जीत का दिन भी है उनके लिए। जबकि औपचारिक आगे मांग उनकी इतनी थी, देखिए ये थी कि विक्रमसिंघे जो है उनको भी हटा दिया जाए, लेकिन जब स्पीकर ने घोषणा कर दी कि ये तो संवैधानिक अनिवार्यता है, आप इस जो प्रक्रिया है उसको बाईपास नहीं कर सकते, तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर तो अब साफ है कि नई सरकार बनेगी। और रानिल विक्रमसिंघे जो कि बहुत ज्यादा जी आशुतोष, एक और मांग थी कि जो तमाम लोग यहां पर सरकार में हैं इन पर बाद में मुकदमा भी चलाया जाए। तो जरा बताइए कि आज खुशी का दिन तो है, लेकिन क्या वो मांग भी कहीं इसमें रह कर आ रही है, या जश्न में वो मांग अभी पीछे हो गई है? क्योंकि कहा गया था भ्रष्टाचारियों पर मुकदमा चले जिन्होंने श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाया है। कोशिश करेंगे आशुतोष से दोबारा बातचीत करने की, लेकिन जैसा कि आशुतोष बता रहे थे, देखिए आज विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल लिया, और क्योंकि 22 जुलाई को एक बड़ा दिन वहां होने वाला है, नए सरकार, नए राष्ट्रपति वहां मिलने वाले हैं, लिहाजा जो प्रदर्शनकारी कल तक सड़कों पर थे, विरोध जता रहे थे, आज उनमें खुशी की लहर है। वो खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि जो लंबी लड़ाई पिछले कई महीनों से वो लड़ रहे थे, अब वो अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच गई है। श्रीलंका में इस वक्त खुशी की लहर है, और
राष्ट्रपति भवन की तरह ही प्रधानमंत्री का जो आवास है टेम्पल ट्री, वो इलाका भी अब खाली हो रहा है। ये जो प्रदर्शनकारी थे घर से ही चटाई लेकर के आए थे, चद्दर, और वो यहीं पर रहते थे, और अब प्रधानमंत्री का औपचारिक आवास भी ये प्रदर्शनकारी एक एक करके खाली कर रहे हैं। इन्होंने समय दिया था कि हालात सामान्य करने हैं, तो फिर सरकार अगर कार्यवाही नहीं कर रही है कड़ी, तो प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि वो भी अपनी ओर से एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और लगता है वो दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। इस पूरे चबूतरे में जहाँ पर लोग काफी संख्या में थे, अब यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है, और अब सिर्फ पुलिस पहुंची है, और जो अथॉरिटीज हैं जिनके जिम्मे है यहाँ की रख रखाव का काम, वो यहाँ पर देखिए सारा फर्नीचर जस का तस पड़ा हुआ है। जो पेड़ पौधे थे वो वापस अपनी जगह पर आ चुके हैं। ये इससे एक तस्वीर ये समझ में आती है कि अब हालात शायद सामान्य हो जाएं फिर से। यहाँ प्रधानमंत्री का किचन है टेम्पल ट्री में, जिसका तस है। इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी जो बचे हैं जाने से पहले अब सेल्फी ले रहे हैं। अब यहाँ पुलिस कर्मियों की संख्या काफी ज्यादा है। जो जहाँ फर्नीचर था उसको जस का तस फिर से रख दिया गया है। अब उतना अव्यवस्थित नहीं लगता। अगर आप इसकी तुलना 9 तारीख के बाद की तस्वीरों से आज की तस्वीर से करेंगे तो आपको काफी कुछ बेहतर दिखाई पड़ेगा। इस झूमर के नीचे बड़ा सा टेबल, ये सोफा, ये तमाम सारी कुर्सियां, ये फर्नीचर, सब कुछ जस का तस रख दिया गया है। आपको अंदर लिए चलते हैं जहां पर किचन था। ये देखिए, ये भी तमाम सारे लोग हैं। जो कुछ बचा सा सामान था, कूड़ा कचरा था, वो सब यहां से लेकर के जा रहे हैं, वेकेट कर रहे हैं। और जो कि इन्होंने कहा था कि हम यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए उसके साथ साथ अब यहाँ साफ सफाई भी है। पूरा इलाका, पूरा फर्श साफ कर दिया गया है। बाहर हम आपको पियानो भी दिखाते हैं। इसी पियानो की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। ये जस का तस रखा है सारे कुर्सी में जहां है। पूरा लॉन, एक भी कूड़ा कचरा यहां दिखाई नहीं पड़ता। अब प्रदर्शनकारी यहां से जा चुके हैं। ये जो किचन का हिस्सा है, यहां पर भी अब खाना नहीं बन रहा। आग बुझा दी गई है। कुछ लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो एक एक करके धीरे धीरे सामान हटा रहे हैं। यानी आज के बाद चाहे राष्ट्रपति का घर हो, राष्ट्रपति का आवास हो, राष्ट्रपति का दफ्तर हो, प्रधानमंत्री का घर हो, प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, ये सब कुछ प्रदर्शनकारी खाली कर रहे हैं। 9 तारीख को एक साथ भीड़ आगे बढ़ी थी, इन पर कब्जा कर लिया था, और अब धीरे धीरे ये सब इलाके प्रदर्शनकारी खाली कर रहे हैं। कोलंबो से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। देश में कोरोना की बूस्टर डोज के प्रति लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार ने फ्री में बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। अगले 75 दिनों तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को आज से फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। आजादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी अब फ्री में लोगों को मुहैया कराने की तैयारी है। अब तक केवल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर फ्री में बूस्टर डोज लगाई जा रही थी, लेकिन अब 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को भी फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण की दर में बीते कुछ वक्त से इजाफा देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से सरकार ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। बूस्टर की फ्री डोज की योजना के तहत सरकार ने तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिनों का ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 जुलाई से इस 75 दिनों के विशेष अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत पहले लगी 2 वैक्सीन डोज की तरह ही लोग सरकारी केंद्रों में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज को फ्री करने के पीछे एक बड़ी वजह लोगों की इसके प्रति जारी बेरुखी है। आंकड़ों के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 77 करोड़ लोगों में से केवल 1% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुफ्त टीकाकरण की पहल से इस आंकड़े में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि 60 साल से बड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स में से 26% ने बूस्टर डोज लगवा ली है। ICMR और दूसरी वैश्विक संस्थाओं की स्टडी के मुताबिक 2 डोजों से बनी एंटीबॉडीज का असर 6 महीने तक बना रहता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बूस्टर डोज की जरूरत होती है। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो।
और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। गवर्नमेंट ने जो 2 पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जिसमें अब प्रिकॉशन डोज का ड्यूरेशन कम करके 9 मंथ से 6 मंथ कर दिया गया है, और दूसरा अब ये प्रिकॉशन डोज फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगेगी। इससे निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ेगी और हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 के आने से रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन का विस्तार होगा। और जैसा कि ICMR और अन्य ग्लोबल स्टडीज में ये देखा गया है कि नेचुरल या वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी दोनों ही एक समय के बाद डिक्लाइन होने लगती है। इसलिए बेहतर है कि समय रहते प्रिकॉशन डोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। देश में टीकाकरण के योग्य लोगों में से 96% ने पहली डोज ले ली है। इसके अलावा 87% लोग दूसरा टीका लगवा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अब खबर कारोबारी ललित मोदी और मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन के रिश्तों को लेकर। ललित मोदी के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया में चर्चा तेज कर दी कि दोनों में शादी हो गई। हालांकि बाद में ललित मोदी ने खुद सफाई दी कि वो फिलहाल सिर्फ डेट कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही शादी भी रचाएंगे। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। अपने बॉयफ्रेंड रोमन शॉल से ब्रेकअप के बाद अब सुष्मिता सेन ललित मोदी को डेट कर रही हैं। हम आपको दिखाएंगे आतंक के उन पन्नों के बारे में जिनमें साजिश रचने वालों ने जिन जिन लोगों को अपने टारगेट बनाने का खतरनाक प्लान बनाया था। अब तक हम आपको बता दें कि लगातार हम आपको यह बता रहे थे कि किस तरह से प्लानिंग हो रही थी। उधर पटना के फुलवारी शरीफ में एक गहरी साजिश रची गई थी। यह साजिश सिर्फ नौजवानों को गुमराह करके उन्हें भड़काने की थी, बल्कि इसमें अब यह खुलासा हुआ है कि साजिश में मार्शल आर्ट सिखाने की आड़ में आतंक के दलदल में धकेलने की कोशिश भी की जा रही थी। नौजवानों को हथियार तक सिखाने की पाठशाला चलाई जा रही थी। आतंक की इस पाठशाला के तार अभी तक तो बांग्लादेश तक जाते दिखाई पड़े, लेकिन इस साजिश के तारों के दूसरे सिरे और कहां तक जा रहे हैं, इसका खुलासा होना भी बाकी है। यहां आतंकी मॉड्यूल का हुआ है खुलासा। तो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पे जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो PFI के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार में चल रही थी आतंकी पाठशाला। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। बिहार से सामने आया आतंक का बड़ा नेटवर्क। फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना अचानक सुर्खियों में सबसे ऊपर आ गई। पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी। क्योंकि बिहार के फुलवारी शरीफ से 2 लोगों के पकड़े जाने के बाद अचानक हिंदुस्तान के नौजवानों को आतंक के दलदल में धकेलने वाले एक बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। अभी तक जो छानबीन में बात सामने आई है उसमें 26 लोगों का नाम आया है और पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज की गई है फुलवारी शरीफ में 827/22 उसमें गंभीर धाराएं हमने शामिल की हैं। 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अब इन 2 लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा है, इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, सोशल मीडिया का भी एनालिसिस की जाएगी और मोबाइल फोन के भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह खंगाले जाएंगे। बिहार में अपनी जड़ें जमा चुके इस आतंकी मॉड्यूल के तारों को जैसे ही खंगाला गया तो एक सिरा बांग्लादेश से जाकर मिलता दिखाई दिया और फिर सामने आया बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन यानी JMB और हिंदुस्तान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का गठजोड़। खुलासा हुआ कि ये दोनों संगठन आतंक का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे थे।
और ये दोनों हिंदुस्तान में नौजवानों को गुमराह करके उन्हें हिंदुस्तान के भीतर ही आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया था। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसकी आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। यह हरकत यहाँ कब से चल रही थी, इसके बारे में अब तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA इसका कच्चा चिट्ठा निकालने में जुट गई है। अलबत्ता ये खुलासा ऐन उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई पटना दौरा होना था और उसके ठीक एक दिन पहले ये राज फाश हो गया। ये आप देख लीजिए, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। PFI का झंडा काफी सारी संख्या में उस ट्रेनिंग सेंटर से मिला है जिसे हम आतंक की पाठशाला कह रहे हैं। और ये रहा, देखिए, जो मैं खोज रहा था, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए, अगर आप SDPI में शामिल होना चाहते हैं तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसमें जानकारी भरनी है अपनी और आप शामिल हो सकते हैं SDPI बिहार में। तो आप नेहा, ये तमाम जो दस्तावेज हैं ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो बिहार में जो है वो रची जा रही थी PFI के द्वारा, SDPI के द्वारा। इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस के साथ साथ देश की बड़ी जांच एजेंसियां भी अब सक्रिय हो गई हैं और अब तक की जांच में ये तो बात खुली गई कि हिंदुस्तान में कई आतंकी वारदातों में बांग्लादेश के आतंकी संगठन JMB का नाम सामने आया है। खुलासा भी यही हो रहा है कि JMB अपने शुरुआती दौर में नौजवानों को गुमराह करके उन्हें आतंकी वारदात के लिए ट्रेन करने का उसका यही पैटर्न है। कुछ अर्सा ये बात भी खुल गई थी कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB बांग्लादेश के मदरसों में भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की बात करता था। लेकिन बात सिर्फ मार्शल आर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आतंकी संगठन JMB नौजवानों को राइफल, पिस्टल के साथ साथ तलवार और चाकू भी चलाने की ट्रेनिंग देता है। और भारत का प्रतिबंधित संगठन PFI भी इसी पैटर्न पर नौजवानों को आतंकी बनाने में लगा हुआ है। ये जो लोग हैं, ये सिमी के जो कार्यकर्ता कहिए, सिमी के जो संदिग्ध आतंकवादी जो जेल में बंद हैं, उनको ये लोग जमानत पे रिहा करवाया करते थे और इन्हें प्रशिक्षण दिया करते थे। और दरअसल हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का जो है ये पूरा जो काम है इस आतंक के पाठशाला में जो है वो चलाया जा रहा था। और अब फिलहाल पुलिस ने इस आतंक की पाठशाला को सील कर दिया है। फुलवारी शरीफ मामले में अब तक कुल 26 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। खुलासा है कि इनमें से ज्यादातर लोग बिहार के ही हैं, लेकिन कुछ लोग बिहार के बाहर कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो PFI के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य जिला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त है जो कि टीम में शामिल है। पुलिस की छापेमारी में अब तक जो दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं उसने भी जांच एजेंसियों को बुरी तरह झकझोरा है, क्योंकि उन दस्तावेजों में देश के खिलाफ भड़काने का सारा सामान और साहित्य मौजूद था। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, अब पुलिस उनके बैंक खातों को खंगालने में जुट गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या था, वो कौन सी असली साजिश है जो इन लोगों ने रची और बिहार की जमीन पर उसको अमली जामा पहनाने का जरिया बनाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने बिहार के कटिहार से PFI के स्टेट कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान को धर दबोचा है। यानी साजिश के तार और भी दूर तक फैले हुए हैं, जिसकी जांच का जिम्मा अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उठा लिया है। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार पुलिस ने 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ इलाके में 2 संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन पुलिस के हाथ इस छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज लगे उसने सभी को बुरी तरह से चौंका दिया था। ये PFI का वो विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें उसकी पूरी साजिश दर्ज है।
ये पता चला कि अगले 25 साल में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम चल रहा था और इस साजिश के लिए बिहार के जमीन को अपना ठिकाना बनाया गया। इस सिलसिले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने अब उन दस्तावेजों को डिकोड करना शुरू कर दिया है जिसमें साजिश की पूरी इबारत को दर्ज किया गया था। इससे पहले हम पीएफआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करें। उससे पहले जरा पुलिस के बड़े कप्तान का ये खुलासा जरूर सुन लीजिए। पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी। पुलिस ने 11 जुलाई की रात फुलवारी शरीफ इलाके के नया टोला नहर पर मौजूद मोहम्मद जलालुद्दीन के घर पर रेड की और मौके से झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया। लेकिन इनके पास से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंकाया। सबसे पहले तो ये देखिए कि बिहार पुलिस को इस छापेमारी में हाथ क्या क्या लगा। एक हाजिरी रजिस्टर, पीएफआई का झंडा, पैम्फलेट, कई तरह के धार्मिक साहित्य। इन दस्तावेजों में पीएफआई का वो सीक्रेट प्लान भी छुपा हुआ जिसको देखकर सभी के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किए उनमें पीएफआई के भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान छुपा हुआ था। बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है। अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बिना पे इंटरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ न कुछ इनपुट्स हैं। तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दस्तावेजों में लिखी इबारतों का जो तर्जुमा सामने आया उसने पीएफआई के 2047 के प्लान का पर्दाफाश कर दिया। अगले 10 सालों की पीएफआई प्लानिंग का जिक्र, बिहार के 9 जिलों को टारगेट करने की प्लानिंग। पीएफआई ने इंडिया विजन 2047 को लेकर एक प्लान तैयार किया। आजादी के 100वें साल में सत्ता मुस्लिमों के पास हो, 2047 तक इस्लामी सरकार बनाने का टारगेट। मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने की जरूरत पर जोर, इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार। पीएफआई के 8 पेज के दस्तावेजों में देश के खिलाफ साजिश का पूरा प्लान दर्ज है। पीएफआई की साजिश की पूरी सीक्रेट फाइल अब सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है। पटना पुलिस के मुताबिक फुलवारी शरीफ में एक मकान में देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही थी और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर पूरा खेल खेला जा रहा था। इतना सब कुछ हाथ लगने के बाद अब बिहार की पुलिस पीएफआई की इस साजिश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की से फंडिंग के तार को खंगालने में जुट गई है। ऐसे में ये बात भी सवालों के दायरे में आ ही जाती है कि आखिर कहीं ये किसी खास साजिश का पैटर्न तो नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से देश में सिर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं को टारगेट पर रखकर हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं को कायर कहा जा रहा है। क्या ये सब भारत विरोधी देशों के साथ मिलकर ये कोई इंटरनेशनल साजिश है? सवाल ये भी है कि देश को तोड़ने और इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले पीएफआई के साथ वो कौन से लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं? पटना पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें एक तो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा भी है, जबकि दूसरा शख्स अतर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। अतर आतंकवाद के आरोपियों को जमानत दिलाने में मदद करता था, जबकि उसका भाई मंजर परवेज 2001 बम ब्लास्ट केस में जेल भी जा चुका है। अतर भी एक केस में आरोपी है। वो ट्रेनिंग फंडिंग भी इकट्ठा कर रहा था। जांच में पुलिस को उसके खाते में करीब 83 लाख रुपए मिले हैं। जाहिर है कि अब इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को भी जांच करनी होगी। इस नए खुलासे के बाद आतंकियों का सेफ पैसेज कहा जाने वाला बिहार अब आतंकियों का सेफ पैलेस बनता दिखाई दे रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।